अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कुछ केसेस हैं PMLN के अरकान के ख़िलाफ़ जो इस तरह से परसू कर रहे हैं कि ये सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले वक्त में वो नून लीग के लिए एक मुश्किल ग्राउंड खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हनीफ अब्बासी को एक कन्विक्ट होने के नाते एक रिज़ाइन करना पड़ा। राना सनाउल्लाह के हवाले से जो केस है उसमें 25 को शायद उन्हें इंडाइट कर दिया जाए, और इसके अलावा लॉन्ग मार्च में भी उनकी तरफ से हरासमेंट की गई है लॉयर्स की, ये केस भी उन पे बना है। और इसके अलावा जो मौजूदा काबीना है और PMLN के अंदर उनके दर्जनों ऐसे रहनुमा हैं जो ज़मानत में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में PMLN की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि इमरान खान का जो बड़ा बयान कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है अगर इस्टेब्लिशमेंट फैसला ना करे, और एक राहदारी ज़मानत भी आई है पेशावर हाई कोर्ट से। इस वक्त में ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ से मलिक आमिर डोगर ने। मलिक साहब, आज कोर्ट में जो आपके एक्सपर्ट थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे ट्रांसफ़र्स हुए हैं जो हमारे इल्म में नहीं है। इसका मतलब है कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं जिसके बारे में 15 मार्च 2022 को PTI ने दावा किया था कि कोई अनऑथराइज्ड है ही नहीं, हमें सब पता है। लेकिन अब आपके अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ मसला है, गड़बड़ है। हम फॉरेन फंडिंग का भी मुकाबला पूरा कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम चाहते हैं हेयरिंग हो, और PTI के साथ जिस कसौटी पे PTI को देखा जा रहा है उसी कसौटी पे बाकी पार्टियों की भी फंडिंग जो आई है, PMLN है, पीपल्स पार्टी, उनको भी देखना है। लेकिन मसला यार है कि आपके वकील बहुत वक्त ले रहे हैं दलाइल पूरे करने में, तो और बार बार वक्त ले लेते हैं। उसमें क्या हर्ज है? आपको इसमें क्या जल्दी है? एक प्रोसीजर है, कोर्ट ने टाइम दिया है, सफाई का मौका तो हर फरीक को मिलना चाहिए ना। ठीक है आमिर डोगर साहब, ये बताइएगा कि जो 14 FIR हो गई हैं इमरान खान के ऊपर, ये कौन सोर्स है? आप लगता है कि सब प्लान्ड है इमरान खान के खिलाफ इस वक्त? प्लान्ड है, इमरान खान को रोका जा रहा है, लेकिन वो जो इमाम का तूफान है, जो समंदर है ठाठे मारता हुआ, जो बेताब है इलेक्शन की जानिब बढ़ने के लिए और इस्लामाबाद की जानिब बढ़ने के लिए, ये FIR तो हमारा रास्ता नहीं रोक सकती ना। ये कमजोरी है हुकूमत की और ये होते हथकंडे हैं। लेकिन रास्ता तो रुका ना, जो ट्रांजिट बेल लेनी पड़ी। 14 FIR तो सिर्फ इमरान खान का, टोटल 1400 FIR है। 12 से 14,000 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था 23 की रात से लेकर 25 तक, और कमोबेश 2 से 2,500 लोग हैं जो जख्मी हैं मेरे समेत। मुख्तलिफ गैस सेलिंग झड़पे और पता नहीं क्या कुछ हुआ, क़यामत सुगरा था। इसकी मिसाल कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली, मार्शल्लाह में भी नहीं मिली, ना परवेज मुशर्रफ के, ना इसीलिए आप लोग यूनाइटेड नेशंस में चले गए हैं। इसीलिए जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं वो उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन दी है यूनाइटेड नेशंस बॉडी को कि आपके खिलाफ बड़ा जुल्म हुआ है और उसमें सूबाई फोर्सेस मुलव्विस हैं। तो आपको लगता है कि अब आपको इंसाफ के लिए यूनाइटेड नेशंस जाना पड़ेगा? दिस इज वेरी अलार्मिंग। तो दहशत गर्दी है ना, हुकूमती मशीनरी जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है। हमने भी तो लॉन्ग मार्च की इजाजत दी थी ना बिलावल को, और हमने भी तो लॉन्ग मार्च की इजाजत दी थी ना मरियम और शबा हमजा को और मौलाना फजल। जी आमिर डोगर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक सवाल करने का मौका दें। आपने अपना मौक़िफ़ दिया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका राइट है ये, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अब इंसाफ के लिए आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं आएंगे या पाकिस्तानी अदालतों से रुजू नहीं करेंगे? आप कोई खुदा न खास्ता अक़लियत थोड़ी है, या आप कोई फॉरेन बॉडी हैं, या कि आपको मुल्क से बाहर जाके यूनाइटेड नेशंस में अपनी दरख्वास्त देनी पड़ेगी अपने वर्कर्स की फेवर में? ये तो एक बहुत बड़ा पैगाम है जो पाकिस्तान की जुडिशरी को दे रहे हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे इन सारे मामलात की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, और जो FIR काटी गई हैं अदालत से हमने। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्यों है? यूनाइटेड नेशंस में क्यों है? यूनाइटेड नेशन भी एक फोरम है, उसमें भी जहां कोई ऐसा ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है तो यूनाइटेड नेशन भी इंटरनेशनल फोरम है। लेकिन हमने जो लोकल अदालतें हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, इसको हम मानते भी हैं। और प्लस पहले जब बेल बिफोर अरेस्ट के लिए आप जाते हैं तो आप अपनी अदालत के पास ही जाते हैं ना। आपने इतनी बड़ी दलील कैसे दे दी कि जी आप इन अदालतों को मान नहीं रहे, आप यूनाइटेड नेशन पे जा रहे हैं? हमने अपना तमाम जो इसलिए क्या आपने इसलिए सवाल किया क्योंकि आपने बेल भी पेशावर हाई कोर्ट से ली ना, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात नहीं की इस बारे में? तो ले सकते हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ है? हम बेशक कराची हाई कोर्ट से लेने, सिंध से लेने, सारी कोर्ट्स बराबर है, ये कौन सी मसला है? नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बहुत आराम से आपसे सवाल करी।
और मुझे लगता है हमें एक दूसरे के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करने चाहिए हमें। बड़ा पोलाइटली मैंने आपसे सवाल पूछा। पेशावर हाई कोर्ट भी तो हाई कोर्ट ही है ना, ये सवाल नहीं बनता ना आपका। चलिए ठीक है, मैं दूसरा सवाल कर लेती हूँ आपसे। एक तरफ आप ये कहते हैं कि बैरूनी साजिश है, दूसरी तरफ आप बैरूनी कुव्वतों से मदद मांग रहे हैं। ये सवाल है, ये मैं सार्कास्टिकली नहीं पूछ रही, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। अमेरिका, बैरूनी कुव्वत से मुराद वो लोग जिनके ताबे हैं आप, जो आपके आज़ाद और खुद मुख्तियार खारजा पॉलिसी खुददारी पे खड़ा होना नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खुददारी के तौर पर खड़े हो और अपनी कौम और मफाद के तहत आज़ाद फैसले करें, जो नहीं चाहते कि रूस के साथ आप ट्रेडिंग करें, जो नहीं चाहते कि आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करें, वो चाहते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं दुनिया में आप उनके साथ मिलें और जो हमारे दुश्मन हैं आप उनके साथ ना मिलें। तो ये आप इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं उन कुव्वतों का जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जिसमें अमेरिका सर-ए-फहरिस्त है। ना कि यूनाइटेड नेशन तो एक ओवरऑल एक पूरी दुनिया का एक ऐसा फोरम है ना कि जिसमें आप सारे जाकर पूरी दुनिया की वहाँ के कंट्रीज की, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आ गए तो आप मुझे बताएं यूनाइटेड नेशंस का कौन सा ऐसा डिसीजन होता है जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के बगैर हो जाता है? ये बात भी ठीक है। तो ये बात सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की और अमेरिका से ही मदद मांगने आप यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंच गए। यही तो कंफ्यूजन है जो आपसे कह रही हूँ। ये अपने क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात आप ये तो ये यूनाइटेड नेशन की भी जो क्रेडिबिलिटी का मसला है ना, तो इसलिए आप यूनाइटेड नेशन की को कोर्ट में बात है। आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब और सिंध की सपोर्ट लेके रेंजर्स के तहत, रेंजर्स की मदद से हमारे वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, शिकायत लगाई आपने अपनी फोर्सेस की, आपका हक था शिकायत लगाना, लेकिन ले गए आप उसी कुव्वत के पास जिस कुव्वत को आप समझते हैं कि आपने आपकी हुकूमत गिराई है। नहीं, यूनाइटेड नेशन में और अमेरिका में बहुत फर्क है। पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा, ये शिकायत नहीं है, ये कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है जो पूरी दुनिया में जहाँ भी ऐसी कोई जहाँ रियासती जबर तशद्दुद होता है और जहाँ किसी की हकूक की, जमहूरियत की, आइन की आवाज़ को दबाया जाता है, तो एक इंटरनेशनल फैक्ट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। तलाल चौधरी साहब, आप समझते हैं कि आपके लिए पॉलिटिकल ग्राउंड मुश्किल होगा आने वाले दिनों में? हनीफ अब्बासी साहब का रेजिग्नेशन सामने आया, वो भी एक कोर्ट का फैसला था जिसके तहत उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। 25 तारीख को राना सनाउल्लाह को भी इंडाइट करने के इम्कानात लगते हैं 25 जून को, और इससे पहले भी उन पर केस बनाया कि लॉयर्स को हरास किया लॉन्ग मार्च के दौरान। तो ये केसेस सिंबॉलिक लगते हैं आपको? देखिए, हम बड़ी देर से ये बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए हमारे खिलाफ तमाम केसेस और हमारी अपनी कई फैसलों की होती है जो जमानते सुप्रीम कोर्ट से हमारे सभाओं को मिली। उनमें ये क्लियरली लिखा गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई यहाँ पर। फिर उसके बाद ये जो इन केसेस का तो एक तमाशा बना उन अदारों के लिए जिन्होंने ये केसेस बनाए थे। आज के दिन तक एक झेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, हर आदमी की जमानत भी हुई और हर आदमी के खिलाफ जो केस था वो तो इन्हीं अदारों के लिए जिन्होंने बनाया था उस शर्म का बाइस बना। तो हम इन्हें ऑलरेडी हुकूमत में आने के बावजूद भी पेश कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला हालतों में इन्हें पेश करेंगे। ठीक है तलाल चौधरी साहब, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि शेख रशीद साहब ही पिटिशनर थे और उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था, और अब ये भी एक आम तासुर पैदा हो रहा है इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में कि शायद कोर्ट एक स्पेस दे रहा है इमरान खान को। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, मेरा तो सबसे पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब अगर हनीफ अब्बासी साहब को वो इस तरह की रेट करके इस तरह वो कोई सियासी तौर पर कोई उनका कद छोटा नहीं कर सकते। शेख रशीद ने इससे पहले भी बड़े हमारे पिंडी के जो रहनुमा है उनके खिलाफ केसेस बनाए एंटी करप्शन में, इसी तरह दूसरी जगहों पर, लेकिन उन तब में हम सुरखरू हुए और इंशाल्लाह ताला इसमें भी सुरखरू होंगे।
और ये जो शेख रशीद के केस करने से तो क्लियरली पता चलता है कि ये डरते हैं हनीफ अब्बासी से, और क्योंकि इन्हें पता है कि वो इनको टफ टाइम भी देते हैं, बल्कि पिंडी में इनको वो खड़े होने की जगह नहीं देते। तलाल चौधरी साहब, आप लोग ये कहते रहे कि आप लोग भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए हैं। अब जब इस दौर में आपको दोबारा काम करने का मौका मिला है, तो अभी 14 मुकदमात इमरान खान पे क्या प्लान करके बनाए गए, कुछ सहाफ़ियों पे भी मुकदमात बने क्या प्लान करके बनाए गए, ये वो सारी स्ट्रैटेजीज नहीं है जिसका शिकार पहले आप भी रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जो कानून तोड़ेगा उसी पे लगेगा ना। अगर कोई पुलिस वालों को गोली मारेगा तो पर्चा तो होगा। अगर आप इजाजत, अगर आप कह दें कि पुलिस वालों को गोली मार दी जाए और पर्चा ना दिया जाए जिसने गोली मारी है, जिन लोगों ने पुलिस वालों पे तशद्दुद किया है, जिनके घर से असला निकला है, जिन लोगों ने पुलिस पर गाड़ियां चढ़ा दी हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद आग लगाई है, जिन लोगों ने इस्लामाबाद बख्तरबंद से लेकर फायर ब्रिगेड गाड़ियों को आग लगाई है, उनके साथ आपका क्या ख्याल है, क्या सलूक किया जाए कि उनके सामने बाकी गाड़ियां भी खड़ी कर देंगे, उनको भी आग? लेकिन क्या इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में आप कोई एक क्या रियासत कोई इंतहाई इकदाम ले सकती है? नहीं, इंतहाई देखिए, कानून अपना दस्ता बनाएगा और उन्हीं लोगों पे मुकदमा किया जाता है लोगों पर जिन्होंने ये किया। बाकी उनके हजारों लोग आए हैं, रहनुमा आए हैं, और किसी को कुछ नहीं कहा। जिन्होंने ये काम किया उनकी फुटेज चीजें मौजूद है और इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करके हम पकड़ेंगे। अच्छा, तो क्या आप लोग अभी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी है, परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी है, या सिर्फ इमरान खान के इर्द गिर्द घूमेगा आपका नैरेटिव? ऑलरेडी हमारी तैयारी है और इलेक्शन के लिए हमारा वक्त तैयार है, मजीद की तैयारी की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जल्दी मुमकिन होगा, इलेक्शन भी होगा और इलेक्शन हम लड़ने को तैयार है। तलाल चौधरी साहब, 2 दिन पहले दी न्यूज़ में एक बड़ी अलार्मिंग खबर छपी कि कई हफ्तों से बनीगाला के गिरदोनवा में सिविल कपड़ों में फोर्सेस मौजूद रही हैं और उनका ताल्लुक दूसरे सूबों से था, KPK से था, GB से था, AJK से था, KP से था। तो आप नहीं समझते कि आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की और आपकी इंटेलिजेंस फोर्सेस की नाअहली थी कि एक बड़े साइजेबल एक फोर्स मौजूद है बनीगाला के इर्द गिर्द, और उनका इंटेंशन भी ये था कि बनीगाला पे होने वाले किसी भी रेड को रोका जाए, उन्होंने फैसिलिटेट किया लॉन्ग मार्च पे। तो आप लोग इतने अनअवेयर कैसे हो सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी सारी चीजें नोटिस पे थी, और अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना आता तो यहाँ पर कोई चिड़िया भी पर ना मार। इस्लामाबाद में बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया गया था। इन पर भी नजर है, जो लोग वहाँ डंडे और वो मसल्ला होकर बैठे थे, इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें, ताकि चीजों पे हमारी नजर है। लेकिन हम कोई इसको विक्टिम कार्ड खेलने की इजाजत नहीं देंगे कि ऐसा कोई रोक इसके फिर बाद में कहे मेरे साथ इतनी ज्यादती हो गई है। इस तरह काम नहीं होना चाहिए। हमें रंगे हाथों और बिल्कुल उन जराइम में पकड़ेंगे तो इन्होंने किया। तलाल चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे। तुर्की के दौरे से पहले बहुत बड़े पैमाने पे इश्तिहारात देखे हमने, ये सही था? बिल्कुल। देखिए जी, ये अपनी दोस्त वाले के लिए आप कैंपेन चलाते हैं, और ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जहाँ कैंपेन चलाई जाती है, सोशल मीडिया, और ये पूरी दुनिया में इस तरह लोग करते हैं। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म गए हैं तो वहाँ उनके भी इसी तरह अखबारात और उनकी मीडिया, और उसके बाद उनकी इरादा किया गया, बहुत सारी बिल्डिंग पे पाकिस्तान के परचम बनाए गए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मैसेज दिया जाता है तरफ मुल्कों को कि हम आपको कदर की निगाह से देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। अभी फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फैसल कुंडी साहब, ये बताइएगा कि ये जो स्टेटमेंट आई है इमरान खान की तरफ से, आप लोगों ने भी बड़ा इस पर क्रिटिसाइज़ किया है, तो ये नौबत क्यों आ गई है, और ये इसका जो पैमाना है स्टेटमेंट को, जहाँ तक ये पैगाम पहुँच रहा है, आप समझते हैं ये बहुत अलार्मिंग हो रहा है? आप हैंडल कैसे करेंगे अब इस तनाव को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कल स्टेटमेंट इमरान ने दी है वो बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर बच्चा जो है इसके ऊपर जो है वो नौजवान जो है उस पर बड़ा जो है उस पर गुस्से की लहर है। क्योंकि अगर आप इस किस्म के बयान दें, पाकिस्तान तोड़ने के बयान दें, इदारों के खिलाफ बयान दें, तो इसका क्या मतलब है? अगर आप इक़्तिदार से हटाए गए हैं आईनी और जमहूरी तरीके से, और आप कहते हैं अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म ना रहूं, कभी आप कहते हैं कि इस मुल्क पे जो है ना मैं हमला कर दूं न्यूक्लियर, कभी आप कहते हैं कि तो टुकड़े हो जाएं, कभी आप क्या कहते हैं,
तो ये चीज़ें जो है मतलब है कि काबिल मज़म्मत हैं। इस किस्म के जो है आप स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? मतलब क्या इसलिए दे रहे हैं कि आप इक़्तिदार में नहीं है? आज आप वज़ीर-ए-आज़म हो या तो ठीक है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए जो मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। तो ये वो एक इंतहाई इकदाम है जो आप उठाएंगे हर हाल में, और जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो अगर उनकी जब राहदारी ज़मानत ख़त्म होती है तो उसके बाद आप समझते हैं कि स्टेट को उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए? देखिए ये तो एक और चीज़ है ना, मैं तो इस पर कह रहा हूँ कि इस पर आर्टिकल 6 होना चाहिए, स्टेट के खिलाफ बातें की, पाकिस्तान तोड़ने की बातें की, जो इंडिया के जो है वो एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं, जो इसराइल के जो है वो एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। बातें दूसरों पे तो बड़ी करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में जाके ये मुल्क को नुकसान देने के पहले उन्होंने कश्मीर का सौदा किया, कश्मीर को बेचा, अब जो है वो पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो सबको पता है कि ये मेरे ख्याल में कोई इंडिया या इसराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया सारी उम्र नहीं कर सका, वो इमरान खान के जरिए करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, अकबर एस बाबा साहब ने ज्वाइन किया, दरख्वास्त गुजार हैं फॉरेन फंडिंग केस में जो पीटीआई के हवाले से। आज पीटीआई के एक्सपर्ट ने ये बात मानी है कि कुछ ऐसे ट्रांसफ़र्स हुए हैं जिनका उनको इल्म नहीं था, वो उसको डिसोन करते हैं, अनऑथराइज तरीके से वो हुए हैं, और उसमें जो की होल्डर्स थे, की लीडर्स थे, जो जिनके ज़ेरे इस्तेमाल रहे हैं, असद कैसर, इमरान इस्माइल, शाह फरमान। तो मुझे बताएं कि क्या वाकई पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग थे? हमारी कोशिश थी कि पीटीआई के जो मेंबर हैं आपके साथ ही हमारे साथ होते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आप ये जवाब दीजिएगा कि आप जानते हैं कि पीटीआई के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो अनअवेयर थे कि ये सब हो रहा है? कुछ लोगों के बारे में तो हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको नहीं पता था कि इस तरह से भी चल रहा है सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि बतदरीज जूं ये ट्रायल अपने कंक्लूजन पे जा रहा है, तो एक के बाद दीगरे इन्होंने अपने जो मामलात थे उसको कबूल करना शुरू किया, लेकिन उस पर कोई ना कोई स्पिन डाला। पहले इन्होंने कहा कि जो उनके अमेरिका में एजेंट है, अगर तो कोई गैर कानूनी फंडिंग हुई है तो वो उन कंपनियों में वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं। तो उन्होंने ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश की, अगरचे वो एजेंट नहीं, दो कंपनियां हैं जो इमरान खान साहब के दस्तखतों से कायम की गई थी, और फिर वो कंपनीज एजेंट के तौर पे, और उनके तमाम बैंक स्टेटमेंट्स उनके पास मौजूद है जो ये शेयर नहीं कर। फिर उसके बाद इन्होंने जब स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट आई और उसमें ये चीज सामने आई कि बहुत सारे अकाउंट्स को छुपाया गया है, तो अब वो जो मामला है जो 4 साल स्क्रूटनी कमेटी चली है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। जब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बात आ गई तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने 11 अकाउंट से लाताल्लुकी इख्तियार किए। उन्होंने ये दावा किया कि ये जो 11 अकाउंट है ये हमारी मर्जी के खिलाफ खोले, इनमें जो पैसे आए पाकिस्तान से या बाहर से उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों ने ये खोले वो इनकी बगैर इजाजत के खोले गए। अब ये बात है 2018 की जब ये रिकॉर्ड आया। अब ये अकाउंट्स को कौन चलाता था? अच्छा अकबर एस बाबर साहब, आई एम सॉरी टू कट यू, अभी आपसे पहले मेरी मलिक आमिर डोगर साहब से बात हो रही थी और मेरी कोशिश थी कि आप दोनों साथ ही मुझसे बात करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके वकील दलाइल देने में वक्त ले रहे हैं और बार बार वक्त ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा था कि इससे आपको क्या तकलीफ़ है? तो मुझे बज़ाती तौर पे तो नहीं है कोई तकलीफ़, लेकिन उनका जवाब ये था कि हम सबको क्या तकलीफ है इस बात से। बहुत अफसोस है, असल में इनके पास कोई दिफा के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए तो वो आते भी नहीं है, सामने बात भी नहीं करते। तो ये जो 11 अकाउंट थे ये इनकी टॉप लीडरशिप ऑपरेट करती थी। असद कैसर हो गया, शाह फरमान हो गया, इमरान इस्माइल हो गया, और जो मियां महमूद रशीद है, इमरान के पुराने दोस्त मरहूम एहसन रशीद, उनका नाम भी डाल दिया। तो ये बेसिकली इन्होंने उस अकाउंट को डिसोन किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि इन्होंने कहा कि ये अकाउंट्स का हमें मालूम नहीं था, और 2018 में जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया तो तब हमें पता चला, जबकि ये मुकम्मल इन्होंने गलत बयानी की है। क्योंकि मेरे पास दस्तावेजी सबूत है कि दिसंबर 2012 में पीटीआई की जो मरकजी सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड है और जो मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी सरदार अजहर, वो इन बैंकों के साथ खतो किताबत कर रहे थे। अच्छा अकबर बाबा साहब, थोड़ा ये समझाइएगा कि ये किस तरह से होता था या होता है पार्टी के अंदर, ये जो प्रोविंशियल बैंक और सेंट्रल पार्टी के जो अकाउंट्स हैं, इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये किस बैंक से पहले किस बैंक में होना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल है, तो ये समझाएं।
ये कैसे हुआ? नहीं, देखिए ये मैंने अर्ज किया, ये गलत बयानी है। उन बैंकों के पास और मेरे पास ये सबूत मौजूद है कि ये पीटीआई के जो मरकजी सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड है उनकी अथॉरिटी से ये बैंक अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे। तो ये बिल्कुल इनकी मंशा से हुआ है सब कुछ। लेकिन जब इन्होंने उन अकाउंट्स को जब छुपाया और जनवरी 2022 में जब स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट आई तो उसमें स्टेट बैंक के जरिए ये जाहिर हो गया कि उन्होंने बड़े पैमाने पे अकाउंट्स को खुफिया रखा है। अब वो जो खुफिया अकाउंट्स थे उसको ये साबित करने के लिए कि जी ये तो हमारे थे ही नहीं, और जो बैंक स्टेटमेंट्स का ऑडिट है वो इसी से मुताल्लिक है या वो अलग तरीके से चेक होना चाहिए? वो फिर एक और दिलचस्प बात है, बल्कि ये सवाल पूछा भी गया इलेक्शन कमीशन में कि क्या आपने अपने ऑडिटर्स के सामने तमाम अपनी बैंक स्टेटमेंट्स नहीं रखी? तो जाहिर है उसका वो कोई जवाब नहीं दे सके, क्योंकि जब ऑडिटर्स के सामने आप जितने अकाउंट्स रखेंगे वो उसको ऑडिट करेंगे ना। और इसमें मैं एक और चीज बड़ी दिलचस्प ऐड करना चाहता हूँ, जो बाद में वक्त के साथ साथ चीजें खुल रही हैं। इन्होंने जितने बैनुल अक़वामी अकाउंट खोले हैं जिसमें से 6 की हमने निशानदेही की, इन्होंने तस्लीम किया, एक का भी बैंक स्टेटमेंट अभी तक इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकबर बाबा साहब हमें ज्वाइन करे थे। दरख्वास्त गुजार हैं फॉरेन फंडिंग केस में। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट तारिक खान साहब ने, जो अफगान अमूर पे एक्सपर्ट भी हैं। तारिक खान साहब, इस वक्त इंडियन ऑफिशल्स ने दौरा किया अफ़गानिस्तान का और तालिबान से मुलाकात की है, और इसकी टाइमिंग इसलिए भी अहम है कि यूएस ने जब से यूएस का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान की बात, तो इनका पहला दौरा है। इस दौरे की अहमियत कितनी है? और एक तरफ टीटीपी के साथ हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रही है और अफ़गानिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, और इसमें इंडियंस के साथ अलग बातचीत, इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। असल में दोनों तो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। अब अगर मुझे नहीं पता पहले भारत वाली बात करूं या टीटीपी के लिए जो जरगा गया है मुलाकात के लिए उससे शुरू करूं, लेकिन चूँकि मेरे ख्याल में टीटीपी पे चले जाते हैं तो जरगा आज उनका दूसरा दिन था मुज़ाकरात का। कल उनकी नशिस्त हुई थी जिसमें दोनों ने अपने जो तजावीज़ है, जो मुतालबात हैं, उनके हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू की थी, तारुफ भी हुआ था। तो आज उनकी दूसरी नशिस्त हुई थी सुबह 10 बजे अफ़गानिस्तान के टाइम के मुताबिक, लेकिन उसकी तफसीलात अभी कोई हमें नहीं मिली। तो बहरहाल वो तो टीटीपी के जो मुतालबात हैं वो सामने आ रहे हैं। उनका जो ज़्यादा ज़ोर इस वक्त है वो यही है कि जो कबायली अज़ला की जो हैसियत है, जो इंज़माम है, उनको वो नहीं मानते, और पुरानी वो जो फाटा वाली एक स्टेटस थी उनको बहाल करना चाहते, जो मेरी नज़र में आसान नहीं हो क्योंकि आईनी तरमीम हुई है उसके लिए। तो बहरहाल उनके मुतालबात हैं, लेकिन अब सबसे अहम मसला जो है जंगबंदी का है कि जंगबंदी में तोसी होती है कि नहीं होती। तो ये और दीगर इक़दामात हैं एतमाद साजी के लिए। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये जो जरगा गया है क्या वहाँ पर नताइज आते हैं जब ये मुज़ाकरात ख़त्म होते हैं, वहाँ पे कंक्लूड होते हैं। दूसरी बात जो आपने भारत के जॉइंट सेक्रेटरी, हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने मुलाकात भी की है आज, जो वज़ीर ख़ारिजा है अफ़गान हुकूमत के अमीर ख़ान मुत्तकी से। मेरे ख्याल में भारत काफ़ी अरसे से बैक चैनल जो इनके राब्ते थे वो तो थे। मुत्तहिदा अरब इमारात में मैंने सुना कि वहाँ भी उनके कोई राब्ते हुए हैं, कतर में भी हुए थे। तो भारत भी चाहता है कि वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान से बाहर ना रहे, तो इस वजह से उन्होंने ये टीम भेजी है। और ये पहला दौरा है जब से तालिबान की हुकूमत आई अगस्त में। तो उससे पहले वो गंदम वाली जो इमदाद भारत ने ऐलान किया था वो गई है, और अब इससे शायद कुछ और भी। तो बहरहाल तालिबान हुकूमत भी चाहती है कि उनके भी तमाम ममालिक के साथ भारत समेत उनके ताल्लुकात हो, उनके राब्ते हों। और मेरे ख्याल में भारत ने भी बड़ा स्टेप लिया है और तालिबान ने भी उनको वेलकम किया है। तो शायद दोनों फरीक, जो दोनों साइड जो है, दोनों ममालिक, वो मेरे ख्याल में किसी हद तक ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं। लेकिन तारिक खान साहब, भारत का असर रसूख रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज में रहा है, उनकी पॉलिसी मेकिंग में रहा है, उनके मीडिया के इंक्लिनेशंस में रहा है। वो दोबारा असर रसूख बहाल करने की कैपेसिटी इस वक्त भी है इंडियंस के पास, या वक्त लग जाएगा? क्योंकि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो सिविलियंस की थी और अब तालिबान की गवर्नमेंट। मेरी नज़र में जो पाकिस्तान का रोल है अफ़गानिस्तान में, जो एक ह्यूमन जो एक बहरान है इंसानी, उनको रोकने के लिए, फिर पाकिस्तान जो बार बार कहता है दुनिया से, बल्कि भी
वज़ीर आज़म का इंटरव्यू जब आया था तुर्की के दौरे से पहले एक तुर्की न्यूज़ एजेंसी के साथ, तो उसमें भी उन्होंने कहा था दुनिया से कि वो ताल्लुकात रखें, अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को और अवाम को ना छोड़ें, तो और पाकिस्तान के रोल को सब तस्लीम भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में भारत नहीं चाहेगा कि वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान से अलग थलग रहे। और जिस तरह मैंने कहा कि काफ़ी अरसे बाद उनको ये ख्याल आया कि अभी उनको भी जाना चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ये अगस्त के बाद, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उनका पहला दौरा है, तो वो किसी हद तक वो तस्लीम तो नहीं करेंगे। जाहिर बात है कि वो अशरफ गनी की हुकूमत के साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम थे, और उससे पहले हामिद करज़ई साहब की हुकूमत के साथ और काफ़ी सारे उनके एग्रीमेंट हुए थे। हामिद करज़ई के दौर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हुआ था। तकरीबन 300 के लगभग अफ़गानिस्तान के साबिक़ हुकूमतों के दौरान उनके जो फ़ौजी थे वो ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ जाते थे। तो काफ़ी सारे अच्छे मरासिम थे, और फिर तालिबान के बाद जो है वो सिलसिला रुक गया। इंडियन एम्बेसी बंद है, उनके कौंसल खाने बंद है, पाकिस्तान का सफारत खाना खुला है, कभी बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान के कौंसल खाने सारे खुले हैं। पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जो अफगान को वीज़े दे रहा है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात, TTP और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मौजू भी ज़ेर बहस होगा उनकी मीटिंग में? दोबारा काइंडली सवाल कीजिएगा। जी ताहिर खान साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि तालिबान और इंडियन ऑफिशियल की मुलाकात में ये मौजू भी ज़ेर बहस आएगा कि TTP और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि भारत का इस वक्त जो फोकस होगा कि तालिबान हुकूमत के साथ किसी न किसी तरीके से उनके राब्ते हों। और जिस तरह की अभी मैं बयान पढ़ रहा था जो अफगान वज़ारत ख़ारिजा का है, कि उसमें कहा है कि दोनों ने इस पर इत्तेफाक किया है कि वफूद का तबादला ज़्यादा हो। तो चंद दिनों से मुसलसल तालिबान के लीडरों के बयान आ रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। आज जो उनके वज़ीर दिफा हैं अफ़गानिस्तान के मुल्ला याकूब, उनका आया है कि जी ये भारत के साथ फ़ौजी ताउन भी, दिफाई ताउन भी वो चाहते हैं। तो इससे पहले आनस हक्कानी का आया था इंटरव्यू वहाँ पे एक टेलीविज़न चैनल को, उसने भी वेलकम किया कि भारत आ जाए, उनको सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो बहरहाल आजकल तालिबान लीडर्स के बयान कुछ थोड़े से ज़्यादा हुए हैं इंडिया के हवाले से। मुझे नहीं ख्याल कि ये बयान में इजाफा हो रही है। आनस हक्कानी के बयान से 2-3 दिन पहले सुहेल शाहीन का बयान आया था। तो मेरे ख्याल में जो मैं बयान को देखता हूँ, अमीर खान मुत्तकी का भी एक इंटरव्यू भी ताज़ा आया है और आज का बयान भी, तो कोई सोच पैदा हुई है अफगान तालिबान में कि वो भारत के साथ ज़रा थोड़े से करीब हो जाएं। तो मुमकिन है कि वो दुनिया को बताना चाहती है कि शायद वो पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ ताल्लुकात में कोई तवाज़ुन क्या सोच रहे हैं या करना चाहते हैं। तो मुमकिन है कि ये उनकी सोच हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।